हेलो फ्रेंड्स, जीके ट्रिक स्टडी में आपका स्वागत है। मैं ओपी कुमार। दोस्तों, आज का सेशन लेकर आया हूँ एनसीईआरटी बुक्स का चैप्टर नंबर 7 आज़ादी का आंदोलन और उसमें राजस्थान का योगदान। तो दोस्तों, आज की क्लास आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, तो क्लास को पूरी देखें। आज के सेशन में हम पढ़ेंगे दोस्तों राजस्थान के किसान आंदोलन, जैसे बिजोलिया किसान आंदोलन, इससे जुड़ी महत्वपूर्ण बातें। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों बेंगू किसान आंदोलन, बूंदी किसान आंदोलन, अलवर किसान आंदोलन, नींबू चना कांड, सीकर किसान आंदोलन से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी। इसके साथ ही पढ़ेंगे शेखावटी किसान आंदोलन से जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्य और फैक्ट्स। साथ ही देखेंगे दोस्तों अन्य किसान आंदोलन। इसके बाद हम देखने वाले हैं आज के सेशन में जनजाति किसान आंदोलन। उनमें देखेंगे हम भील आंदोलन, मीणा जनजाति आंदोलन से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें। मेवाड़ पुकार क्या थी, 21 सूत्रीय मांगी किस आंदोलन से संबंधित है। साथ ही देखेंगे हम दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण प्रजामंडल। इनमें देखने वाले हैं हम मारवाड़ प्रजामंडल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें, जयपुर प्रजामंडल, मेवाड़ प्रजामंडल, बीकानेर प्रजामंडल और कोटा प्रजामंडल। इसकी स्थापना कब हुई तथा इनके प्रमुख नेता कौन कौन थे। साथ ही देखेंगे दोस्तों हम प्रमुख जननायक। इनमें हम पढ़ने वाले हैं प्रमुख जननायकों में पढ़ेंगे हम दोस्तों गोविंद गुरु, अर्जुन लाल सेठी, केसरी सिंह बारड़, विजय सिंह पथिक और सेठ दामोदर राठी और ठाकुर जोरावर सिंह बारड़ और कुंवर प्रताप सिंह। साथ ही पढ़ेंगे हम दोस्तों राव गोपाल सिंह खरवा और इनके जीवन से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण बातें और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों क्लास को पूरी देखें। क्लास लंबी हो सकती है लेकिन आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों क्लास को पूरी देखें और जीके ट्रिक स्टडी को फॉलो करना ना भूलें। तो बिना देरी किए आज का सेशन शुरू करते हैं। दोस्तों आज का टॉपिक था आज़ादी का आंदोलन और राजस्थान की भूमिका। तो देखते हैं दोस्तों, राजस्थान में अजमेर पर अंग्रेज़ों का सीधा आधिपत्य था। राजस्थान में अजमेर पर दोस्तों किसका आधिपत्य था, अंग्रेज़ों का सीधा आधिपत्य। शेष राजस्थान की बात करें तो शेष राजस्थान पर दोस्तों राजा और महाराजाओं का आधिपत्य था या उनका शासन था। इस समय दोस्तों अंग्रेज़ों के हस्तक्षेप से सामाजिक और राजनीतिक स्थिति में काफ़ी बदलाव आया, जिन्हें हम आगे पढ़ेंगे, जो कि आंदोलन के रूप में हमारे सामने आया। इसके परिणाम स्वरूप हम देखें दोस्तों तो संघर्ष प्रारंभ हुआ। लोग अंग्रेज़ों के विरुद्ध होने लगे या उनके विरुद्ध आवाज़ उठाई गई। किसान और जनजातियाँ ये अंग्रेज़ों के खिलाफ मिलकर इन्होंने आवाज़ उठाई। इसका परिणाम स्वरूप हमें अलग अलग स्थानों पर दोस्तों प्रजामंडलों की स्थापना हुई, जिससे लोगों में राजनीतिक जागृति उत्पन्न हुई। राजस्थान में किसान आंदोलन की बात करें तो प्रारंभ में किसानों और अंग्रेज़ों के मध्य मधुर संबंध थे, लेकिन दोस्तों जैसे ही राजाओं और अंग्रेज़ों के मध्य सहायक संधियाँ होना स्टार्ट हुई, उसके बाद अंग्रेज़ों ने राजाओं से नगद लगान वसूल करने लगे। अंग्रेज़ राजाओं से नगद लगान वसूल करने लगे। इससे राजा ये लगान जागीरदारों और किसानों से वसूलने लगे। इसका परिणाम ये हुआ कि लगानें बढ़ गई, बेगार प्रथा बढ़ने लगी। इससे परेशान होकर किसानों ने आंदोलन का रास्ता अपनाया। इससे दोस्तों बेगार प्रथा बढ़ने लगी और इससे परेशान होकर किसानों ने आंदोलन का रास्ता अपनाया। इनमें देखते हैं दोस्तों सबसे पहले आता है बिजोलिया आंदोलन। अब देखते हैं दोस्तों महत्वपूर्ण आंदोलन बिजोलिया किसान आंदोलन। अब बात करते हैं बिजोलिया किसान आंदोलन की। तो दोस्तों भारत का प्रथम संगठित किसान आंदोलन, ये कौन सा आंदोलन था दोस्तों, बिजोलिया किसान आंदोलन। ये दोस्तों मेवाड़ रियासत का ठिकाना था। बिजोलिया क्या था दोस्तों, मेवाड़ रियासत का ठिकाना। यह आंदोलन दोस्तों याद रखें कि 44 वर्षों तक चला। ये सबसे अधिक समय तक चलने वाला शांतिपूर्ण
आंदोलन था दोस्तों। ये 44 वर्षों तक चला बिजोलिया किसान आंदोलन। ये पूर्णतः अहिंसात्मक आंदोलन था। इसकी महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? ये पूर्णतः अहिंसात्मक आंदोलन था। बिजोलिया दोस्तों कहाँ स्थित है? तो भीलवाड़ा जिले में। अब बात करें दोस्तों तो बिजोलिया में किस जाति का बाहुल्य था दोस्तों? तो दाखड़ जाति के किसान थे यहाँ सर्वाधिक। अब बात करते हैं बिजोलिया किसान आंदोलन की। तो दोस्तों भारत का प्रथम संगठित किसान आंदोलन, ये कौन सा आंदोलन था दोस्तों? बिजोलिया किसान आंदोलन। ये दोस्तों मेवाड़ रियासत का ठिकाना था। बिजोलिया क्या था दोस्तों? मेवाड़ रियासत का ठिकाना। यह आंदोलन दोस्तों याद रखें कि 44 वर्षों तक चला। ये सबसे अधिक समय तक चलने वाला शांतिपूर्ण आंदोलन था दोस्तों। ये 44 वर्षों तक चला बिजोलिया किसान आंदोलन। ये पूर्णतः अहिंसात्मक आंदोलन था। इसकी महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? ये पूर्णतः अहिंसात्मक आंदोलन था। बिजोलिया दोस्तों कहाँ स्थित है? तो भीलवाड़ा जिले में। अब बात करें दोस्तों तो बिजोलिया में किस जाति का बाहुल्य था दोस्तों? तो दाखड़ जाति के किसान थे यहाँ सर्वाधिक। नेक्स्ट देखते हैं बिजोलिया किसान आंदोलन के 3 चरण। दोस्तों बिजोलिया किसान आंदोलन कितने चरणों में चला? 3 चरण। तो वो 3 चरण कौन कौन से हैं? प्रथम चरण ये दोस्तों 1897 से 1914 ईस्वी तक चला। जबकि दूसरा चरण ये 1914 से 1923 ईस्वी के मध्य। जबकि तीसरा चरण दोस्तों 1923 से 1941 ईस्वी तक चला। तो बिजोलिया किसान आंदोलन के 3 चरण कौन कौन से हैं? प्रथम चरण 1897 से 1914 तक, दूसरा चरण 1914 से 1923 ईस्वी तक, जबकि तीसरा चरण 1923 से 1941 ईस्वी के मध्य। नेक्स्ट देखते हैं बिजोलिया किसान आंदोलन के 3 चरण। दोस्तों बिजोलिया किसान आंदोलन कितने चरणों में चला? 3 चरण। तो वो 3 चरण कौन कौन से हैं? प्रथम चरण ये दोस्तों 1897 से 1914 ईस्वी तक चला। जबकि दूसरा चरण ये 1914 से 1923 ईस्वी के मध्य। जबकि तीसरा चरण दोस्तों 1923 से 1941 ईस्वी तक चला। तो बिजोलिया किसान आंदोलन के 3 चरण कौन कौन से हैं? प्रथम चरण 1897 से 1914 तक, दूसरा चरण 1914 से 1923 ईस्वी तक, जबकि तीसरा चरण 1923 से 1941 ईस्वी के मध्य। ये थे बिजोलिया किसान आंदोलन के 3 चरण। नेक्स्ट देखिए दोस्तों 1897 में बिजोलिया के ठाकुर कौन थे? राव कृष्ण सिंह। दोस्तों इनके समय किसानों पर 84 प्रकार के लाग लगाई गई। किसानों का प्रतिनिधित्व दोस्तों इस समय किन्होंने किया? नानाजी और ठाकरी पटेल के द्वारा। दोस्तों राव कृष्ण सिंह के समय एक चौरी कर लगाया गया। ये एक प्रकार का विवाह करता 5 रुपये। तो इसका विरोध दोस्तों किसानों ने किया। तो किसानों का नेतृत्व और उनके प्रतिनिधि कौन कौन थे? नानाजी और ठाकरी पटेल। कृष्ण सिंह की मृत्यु के बाद दोस्तों उत्तराधिकारी कौन बने? पृथ्वी सिंह। इन्होंने दोस्तों एक नया प्रकार का कर लगाया जिसे तलवारबंदी कहते हैं। इसका किसानों ने घोर विरोध किया। कृष्ण सिंह की मृत्यु के बाद दोस्तों उत्तराधिकारी कौन बने? पृथ्वी सिंह। इन्होंने दोस्तों एक नया प्रकार का कर लगाया जिसे तलवारबंदी कहते हैं। इसका किसानों ने घोर विरोध किया। तो बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित प्रमुख नेता कौन कौन हुए हैं? तो वो देखते हैं। साधु सीताराम दास। अब देखते हैं बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़े कुछ प्रमुख नेता। तो सर्वप्रथम नेतृत्व साधु सीताराम दास द्वारा किया गया। अन्य नेता थे फतेहकरण चारण और ब्रह्मदेव। बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रमुख नेता कौन कौन थे? साधु सीताराम दास, फतेहकरण चारण और ब्रह्मदेव। तो दोस्तों साधु सीताराम दास, फतेहकरण चारण और ब्रह्मदेव का संबंध किस आंदोलन से संबंधित है? ये तो बिजोलिया किसान आंदोलन से। बिजोलिया किसान आंदोलन कितने चरणों में चला? तो 3 चरणों में। बात करें दोस्तों बिजोलिया किसान आंदोलन की, तो इस आंदोलन के दौरान विजय सिंह पथिक ने 1917 में ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की। तो ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना कब हुई? 1917 में। इसके संस्थापक की बात करें दोस्तों तो ऊपरमाल पंच बोर्ड के संस्थापक कौन थे? विजय सिंह पथिक। उनको माणिक्यलाल वर्मा का साथ भी मिला
किसानों ने पतिक जी के नेतृत्व में आंदोलन जारी रखा। किसानों ने शांतिपूर्ण सत्याग्रह किया और गिरफ्तार होते रहे। बात करें दोस्तों, ये जो बिजोलिया किसान आंदोलन था, ये किस प्रकार का था दोस्तों आंदोलन? तो शांतिपूर्ण सत्याग्रह था ये। किसानों ने कौन सा मार्ग अपनाया? शांतिपूर्ण सत्याग्रह का। आंदोलन के प्रथम चरण की बात करें, बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रथम चरण की, तो दोस्तों वो चला 1897 से 1914 ईस्वी के मध्य आंदोलन का पहला चरण। दोस्तों बात करें आंदोलन के दूसरे चरण की, तो वो चला 1914 से 1923 ईस्वी के मध्य। अब बात करते हैं दोस्तों आंदोलन के तीसरे चरण की, तो दोस्तों ये 1923 से 1941 ईस्वी के मध्य चला। बात करें इस चरण में आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? तो दोस्तों बिजोलिया किसान आंदोलन के तीसरे चरण यानी कि 1923 से 1941 के मध्य इस आंदोलन का नेतृत्व जमनालाल बजाज द्वारा किया गया। इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। बात करें दोस्तों बिजोलिया किसान आंदोलन की, तो इस आंदोलन के दौरान विजय सिंह पथिक ने 1917 में ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की। तो ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना कब हुई? 1917 में। इसके संस्थापक की बात करें दोस्तों, तो ऊपरमाल पंच बोर्ड के संस्थापक कौन थे? विजय सिंह पथिक। उनको माणिक्यलाल वर्मा का साथ भी मिला। किसानों ने पथिक जी के नेतृत्व में आंदोलन जारी रखा। किसानों ने शांतिपूर्ण सत्याग्रह किया और गिरफ्तार होते रहे। बात करें दोस्तों ये जो बिजोलिया किसान आंदोलन था, ये किस प्रकार का था दोस्तों आंदोलन? तो शांतिपूर्ण सत्याग्रह था ये। किसानों ने कौन सा मार्ग अपनाया? शांतिपूर्ण सत्याग्रह का। आंदोलन के प्रथम चरण की बात करें, बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रथम चरण की, तो दोस्तों वो चला 1897 से 1914 ईस्वी के मध्य आंदोलन का पहला चरण। दोस्तों बात करें आंदोलन के दूसरे चरण की, तो वो चला 1914 से 1923 ईस्वी के मध्य। अब बात करते हैं दोस्तों आंदोलन के तीसरे चरण की, तो दोस्तों ये 1923 से 1941 ईस्वी के मध्य चला। बात करें इस चरण में आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? तो दोस्तों बिजोलिया किसान आंदोलन के तीसरे चरण यानी कि 1923 से 1941 के मध्य इस आंदोलन का नेतृत्व जमनालाल बजाज द्वारा किया गया। इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। दोस्तों आंदोलन का तीसरा चरण ये 1923 से 1941 के मध्य चला। इस चरण में आंदोलन का नेतृत्व जमनालाल बजाज के द्वारा किया गया। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। 1941 में मेवाड़ के प्रधानमंत्री कौन थे? तो आपका राइट आंसर होना चाहिए दोस्तों राघवाचार्य। 1941 में मेवाड़ के प्रधानमंत्री कौन थे? राघवाचार्य, जबकि मेवाड़ के राजस्व मंत्री डॉक्टर मोहन सिंह मेहता थे। नेक्स्ट देखिए बिजोलिया आंदोलन से जुड़ी महिलाएं। अब बात करते हैं दोस्तों बिजोलिया आंदोलन से जुड़ी महिलाओं की। उनमें आते हैं दोस्तों सर्वप्रथम अंजना देवी चौधरी, नेक्स्ट है रमा देवी और नारायणी देवी। इनका संबंध दोस्तों किस आंदोलन से जुड़ी हुई थी? तो बिजोलिया किसान आंदोलन से। तो दोस्तों बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़ी हुई महिलाएं कौन कौन सी थी? अंजना देवी चौधरी, रमा देवी और नारायणी देवी। इन्होंने दोस्तों बिजोलिया किसान आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और अपना अतुल्य योगदान दिया। तो बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़ी महिलाएं कौन कौन सी हुई? अंजना देवी चौधरी, रमा देवी और नारायणी देवी। नेक्स्ट चलें, आगे देखते हैं बेंगू आंदोलन। दोस्तों बात करें तो बेंगू क्या था? ये मेवाड़ का एक ठिकाना। बेंगू क्या था दोस्तों? मेवाड़ का एक ठिकाना था बेंगू। मैनाल की बात करें तो दोस्तों मैनाल में किसानों का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है बेंगू आंदोलन से संबंधित। मैनाल में किसानों का नेतृत्व रामनारायण चौधरी के द्वारा किया गया। अब बात करें ट्रेच आयोग की, तो दोस्तों बात करें ट्रेच आयोग, ये किस आंदोलन से संबंधित है?
तो आपका राइट आंसर होना चाहिए बेंगू आंदोलन। ट्रेच आयोग किससे संबंधित है? बेंगू आंदोलन से। नेक्स्ट देखिए, बात करें गोविंदपुरा गोलीकांड, तो इसमें कौन कौन शहीद हुए? रूपाजी और कृपाजी धाकड़। दोस्तों, रूपाजी और कृपाजी धाकड़, इसका संबंध किससे था? बेंगू किसान आंदोलन से। किस आंदोलन से संबंधित है ये? रूपाजी और कृपाजी धाकड़। तो आपका राइट आंसर होना चाहिए बेंगू आंदोलन से। आगे देखते हैं बेंगू आंदोलन। दोस्तों, बात करें तो बेंगू क्या था? ये मेवाड़ का एक ठिकाना। बेंगू क्या था दोस्तों? मेवाड़ का एक ठिकाना था बेंगू। मैनाल की बात करें तो दोस्तों, मैनाल में किसानों का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है बेंगू आंदोलन से संबंधित। मैनाल में किसानों का नेतृत्व रामनारायण चौधरी के द्वारा किया गया। अब बात करें ट्रेच आयोग की, तो दोस्तों बात करें ट्रेच आयोग, ये किस आंदोलन से संबंधित है? तो आपका राइट आंसर होना चाहिए बेंगू आंदोलन। ट्रेच आयोग किससे संबंधित है? बेंगू आंदोलन से। नेक्स्ट देखिए, बात करें गोविंदपुरा गोलीकांड, तो इसमें कौन कौन शहीद हुए? रूपाजी और कृपाजी धाकड़। दोस्तों, रूपाजी और कृपाजी धाकड़, इसका संबंध किससे था? बेंगू किसान आंदोलन से। किस आंदोलन से संबंधित है ये? रूपाजी और कृपाजी धाकड़। तो आपका राइट आंसर होना चाहिए बेंगू आंदोलन से। अंत में दोस्तों, किसानों के सामने प्रशासन को झुकना पड़ा। आंदोलन के अंत में किसानों के सामने प्रशासन को झुकना पड़ा और 53 में से 34 लागतें ये समाप्त कर दी गई और आंदोलन समाप्त हुआ, बेंगू आंदोलन। हमने बेंगू किसान आंदोलन के बारे में क्या देखा कि बिजोलिया किसान आंदोलन की सफलता से उत्साहित होकर मेवाड़ के बेंगू ठिकाने के किसानों ने भी जागीरदारों के अत्याचार के विरुद्ध आवाज़ उठाई और उन्होंने आंदोलन का निश्चय किया। किसान मैनाल नामक स्थान पर इकट्ठे हुए तथा पथिक जी से नेतृत्व करने का आग्रह किया, लेकिन पथिक जी के आदेश से रामनारायण चौधरी ने किसानों का नेतृत्व किया। लंबे समय बाद किसानों और राजा अनूप सिंह के मध्य एक समझौता हुआ, जिसे मेवाड़ सरकार और रेजिमेंट ने मानने से मना कर दिया। सरकार ने जांच के लिए दोस्तों एक आयोग बनाया, तो उसका नाम क्या था? ट्रेच आयोग। नेक्स्ट देखें तो रेवेन्यू कमिश्नर ट्रेच ने गोविंदपुरा में एकत्रित किसानों पर गोलियां चलाने और गांवों को जलाने का आदेश दिया। इसमें रूपाजी और कृपाजी धाकड़ शहीद हो गए, कई किसान घायल हुए और गिरफ्तार हुए। अंत में प्रशासन को झुकना पड़ा और वहां प्रचलित 53 में से 34 लागतें समाप्त कर दी गई और बेगार प्रथा पर रोक लगा दी गई। ये था बेंगू आंदोलन। तो दोस्तों, बेंगू क्या था? मेवाड़ का ठिकाना। हमने बेंगू किसान आंदोलन के बारे में क्या देखा कि बिजोलिया किसान आंदोलन की सफलता से उत्साहित होकर मेवाड़ के बेंगू ठिकाने के किसानों ने भी जागीरदारों के अत्याचार के विरुद्ध आवाज़ उठाई और उन्होंने आंदोलन का निश्चय किया। किसान मैनाल नामक स्थान पर इकट्ठे हुए तथा पथिक जी से नेतृत्व करने का आग्रह किया, लेकिन पथिक जी के आदेश से रामनारायण चौधरी ने किसानों का नेतृत्व किया। लंबे समय बाद किसानों और राजा अनूप सिंह के मध्य एक समझौता हुआ, जिसे मेवाड़ सरकार और रेजिमेंट ने मानने से मना कर दिया। सरकार ने जांच के लिए दोस्तों एक आयोग बनाया, तो उसका नाम क्या था? ट्रेच आयोग। नेक्स्ट देखें तो रेवेन्यू कमिश्नर ट्रेच ने गोविंदपुरा में एकत्रित किसानों पर गोलियां चलाने और गांवों को जलाने का आदेश दिया। इसमें रूपाजी और कृपाजी धाकड़ शहीद हो गए, कई किसान घायल हुए और गिरफ्तार हुए। अंत में प्रशासन को झुकना पड़ा और वहां प्रचलित 53 में से 34 लागतें समाप्त कर दी गई और बेगार प्रथा पर रोक लगा दी गई। ये था बेंगू आंदोलन। तो दोस्तों, बेंगू क्या था? मेवाड़ का ठिकाना।
नेक्स्ट देखिए दोस्तों, बूंदी किसान आंदोलन। तो बूंदी किसान आंदोलन से जुड़े नेता कौन कौन थे? नैनूराम, रामनारायण चौधरी और हरिभाई कीकर। नैनूराम, रामनारायण चौधरी और हरिभाई कीकर, इनका संबंध दोस्तों किस आंदोलन से है या किस आंदोलन से था? तो बूंदी किसान आंदोलन। बात करें दोस्तों बरड़ गोली कांड, तो ये किस रियासत से संबंधित था? बरड़ गोली कांड। तो आपका राइट आंसर होना चाहिए बूंदी से। बात करें बरड़ गोली कांड, तो दोस्तों इसमें कौन कौन शहीद हो गए थे? नानक भील तथा अन्य भील। 1943 में किसानों की मांग मान ली गई 1943 में, और ये आंदोलन समाप्त हो गया। तो दोस्तों बूंदी किसान आंदोलन में हमने क्या देखा? नेक्स्ट देखिए दोस्तों, बूंदी किसान आंदोलन। तो बूंदी किसान आंदोलन से जुड़े नेता कौन कौन थे? नैनूराम, रामनारायण चौधरी और हरिभाई कीकर। नैनूराम, रामनारायण चौधरी और हरिभाई कीकर, इनका संबंध दोस्तों किस आंदोलन से है या किस आंदोलन से था? तो बूंदी किसान आंदोलन। बात करें दोस्तों बरड़ गोली कांड, तो ये किस रियासत से संबंधित था? बरड़ गोली कांड। तो आपका राइट आंसर होना चाहिए बूंदी से। बात करें बरड़ गोली कांड, तो दोस्तों इसमें कौन कौन शहीद हो गए थे? नानक भील तथा अन्य भील। 1943 में किसानों की मांग मान ली गई 1943 में, और ये आंदोलन समाप्त हो गया। 1926 की बात करें तो पंडित नैनूराम, रामनारायण चौधरी और हरिभाई कीकर के नेतृत्व में बूंदी के किसानों ने लागबाग और बेगार के विरुद्ध आंदोलन छेड़ा। बूंदी के बरड़ में पुलिस ने एकत्र किसानों पर गोलियां चलाई। बूंदी के बरड़ नामक स्थान पर सभी किसान एकत्रित हुए तो उन पर गोलियां चलाई गई। इस गोलीकांड में नानक भील शहीद हो गए, अनेक स्त्रियां और बच्चे भी घायल हुए। बाद में दोस्तों बूंदी राज्य सरकार द्वारा 1943 में किसानों की मांगें मान ली गई और ये आंदोलन समाप्त हो गया। ये था दोस्तों बूंदी किसान आंदोलन। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नींबू चढ़ा किसान आंदोलन अलवर। दोस्तों अलवर में क्या था दोस्तों? अलवर राज्य में जंगली सुअर ये किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचाते थे। अलवर राज्य में जंगली सुअर किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचाते थे। इससे परेशान होकर किसानों ने 1921 में सुअर मारने की अनुमति को लेकर आंदोलन किया। सन 1925 की बात है। तो अलवर के महाराजा जय सिंह द्वारा की गई लगान वर्दी के विरुद्ध किसानों ने नींबू चढ़ा गांव में एक सभा का आयोजन किया। इस सभा पर दोस्तों गोली चलाने के आदेश से सैकड़ों किसान और स्त्रियां और बच्चे मारे गए। अनेक घरों को जला दिया गया, अनेक पशु जलकर मर गए। गांधी जी ने दोस्तों इस घटना को किस नाम से पुकारा है? राजस्थान का दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड का है। गांधी जी ने दोस्तों इस घटना की आलोचना करते हुए इसे राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड का है। देखिए सीकर किसान आंदोलन जयपुर, ये जयपुर राज्य का ठिकाना था। ठाकुर, यहाँ के ठाकुर कौन थे दोस्तों? कल्याण सिंह। इस आंदोलन की चर्चा हुई दोस्तों, किस आंदोलन की चर्चा? लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स में हुई। तो आपका राइट आंसर होना चाहिए सीकर किसान आंदोलन की। बात करें तो जयपुर की मध्यस्थता से यह आंदोलन शांत हुआ। अब बात करते हैं सीकर आंदोलन के नेताओं की, जो आगे पढ़ेंगे हम। सीकर दोस्तों ये जयपुर राज्य का ठिकाना था। यहाँ के ठाकुर कौन थे? कल्याण सिंह। सीकर किसान आंदोलन की चर्चा लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स में भी हुई। बात करें जयपुर, तो जयपुर की मध्यस्थता से ही दोस्तों ये आंदोलन समाप्त हुआ। सीकर किसान आंदोलन ये किसकी मध्यस्थता से यह आंदोलन शांत हुआ? तो जयपुर की मध्यस्थता से। अब बात करते हैं सीकर आंदोलन से जुड़े हुए नेताओं की। सीकर किसान आंदोलन से जुड़े हुए प्रमुख नेता कौन कौन थे? तो सरदार हरलाल सिंह, नेतराम सिंह और पृथ्वी सिंह गोटड़ा। सरदार हरलाल सिंह,
नेत्राम सिंह और पृथ्वी सिंह गोटड़ा। इसका संबंध दोस्तों किस आंदोलन से है? तो सीकर आंदोलन या सीकर किसान आंदोलन से संबंधित है ये। सीकर किसान आंदोलन से जुड़े हुए प्रमुख नेता कौन कौन थे? तो सरदार हरलाल सिंह, नेत्राम सिंह और पृथ्वी सिंह गोटड़ा। सरदार हरलाल सिंह, नेत्राम सिंह और पृथ्वी सिंह गोटड़ा। इसका संबंध दोस्तों किस आंदोलन से है? तो सीकर आंदोलन या सीकर किसान आंदोलन से संबंधित है ये। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, शेखावटी किसान आंदोलन। तो शेखावटी किसान लगान वर्दी से परेशान थे। तो शेखावटी किसान आंदोलन का प्रमुख कारण यही लगान वर्दी था। बात करें चिड़ावा सेवा समिति, नवलगढ़, मंडावा, ढूंढलोद, बिसाऊ और मालासर, यहाँ के किसानों ने लगान देने से मना कर दिया। शेखावटी किसान आंदोलन में हमने क्या देखा? शेखावटी किसान आंदोलन का प्रमुख कारण था लगान वर्दी। बात करें चिड़ावा सेवा समिति की, इसके संस्थापक कौन थे? मास्टर कालीचरण। अब बात करते हैं नवलगढ़, मंडावा, ढूंढलोद, बिसाऊ और मालासर, यहाँ के किसानों ने लगान देने से मना कर दिया। शेखावटी के किसानों ने मनमानी लगान वर्दी के विरुद्ध आंदोलन शुरू कर दिया। चिड़ावा के मास्टर कालीचरण ने सेवा समिति का गठन किया। नवलगढ़, मंडावा, ढूंढलोद, बिसाऊ, मालासर के किसानों ने भी लगान देने से साफ मना कर दिया। मालासर के ठिकानेदार ने किसानों की बेरहमी से पिटाई करवाई। आंदोलन आगे बढ़ा। ढूंढलोद के ठाकुर ने भी किसानों पर कई अत्याचार किए। हालांकि जयपुर राज्य के जागीरदारों और किसानों के बीच समझौता कराने के कई प्रयास किए गए, किंतु यहाँ का स्थायी समाधान आज़ादी के बाद ही हो पाया। ये था शेखावटी का किसान आंदोलन। शेखावटी के किसानों ने मनमानी लगान वर्दी के विरुद्ध आंदोलन शुरू कर दिया। चिड़ावा के मास्टर कालीचरण ने सेवा समिति का गठन किया। नवलगढ़, मंडावा, ढूंढलोद, बिसाऊ, मालासर के किसानों ने भी लगान देने से साफ मना कर दिया। मालासर के ठिकानेदार ने किसानों की बेरहमी से पिटाई करवाई। आंदोलन आगे बढ़ा। ढूंढलोद के ठाकुर ने भी किसानों पर कई अत्याचार किए। हालांकि जयपुर राज्य के जागीरदारों और किसानों के बीच समझौता कराने के कई प्रयास किए गए, किंतु यहाँ का स्थायी समाधान आज़ादी के बाद ही हो पाया। ये था शेखावटी का किसान आंदोलन। नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थान में भील, मीणा, ग्रासिया आदि जनजातियाँ प्राचीन काल से निवास करती आई है। राजस्थान में इनका मूल निवास स्थान दक्षिण राजस्थान रहा है दोस्तों, जहाँ भीलों का बाहुल्य था। प्राचीन काल से राजस्थान की प्रमुख जनजातियाँ कौन कौन सी रही है दोस्तों? तो भील, मीणा और ग्रासिया। मूल निवास स्थान की बात करें तो ये दक्षिण राजस्थान में इनका निवास स्थान था। मीणा जाति का निवास ये जयपुर उसके आसपास के क्षेत्रों में था। प्राचीन काल से राजस्थान की प्रमुख जनजातियाँ कौन कौन सी रही है दोस्तों? तो भील, मीणा और ग्रासिया। मूल निवास स्थान की बात करें तो ये दक्षिण राजस्थान में इनका निवास स्थान था। मीणा जाति का निवास ये जयपुर उसके आसपास के क्षेत्रों में था। मेवाड़ के राज चिन्ह पर भी हमें चित्र अंकित मिलता है इन जनजातियों से संबंधित। जयपुर और उसके आसपास के क्षेत्रों में मीणा जाति का बाहुल्य था और अभी भी है, परंतु समय के फेरे से ये बहादुर जातियाँ सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से पिछड़ गई और अंग्रेजों के काल में ये इनका भारी शोषण हुआ। अंग्रेजों के काल में इन जनजातियों का भारी शोषण हुआ। उस काल में कुछ जनसेवकों और समाज सुधारकों ने इनमें जागृति फैलाने के लिए अपना संपूर्ण जीवन लगा दिया। उनके बारे में अध्ययन करेंगे हम। तो सबसे पहले देखते हैं भील आंदोलन से संबंधित। बात करते हैं दोस्तों भील आंदोलन।
तो बिलों में जागृति की विचारधारा का प्रसार करने में गोविंद गुरु का योगदान दोस्तों अतुल्य है। तो बिलों में जन जागृति उत्पन्न करने का सबसे प्रथम प्रयास किसके द्वारा किया गया? गोविंद गुरु के द्वारा। उनके द्वारा दोस्तों संत सभा की स्थापना की गई। संत सभा की स्थापना कब की गई या किसके द्वारा की गई? तो गोविंद गुरु के द्वारा। बिलों में जागृति उत्पन्न करने में महत्वपूर्ण योगदान किसका रहा है दोस्तों? गोविंद गुरु का। अब बात करते हैं संत सभा का। तो दोस्तों संत सभा का सम्मेलन ये मानगढ़ पहाड़ी पर कब हुआ? क्वेश्चन बन सकता है 1913 में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। संत सभा का सम्मेलन मानगढ़ पहाड़ी पर कब आयोजित हुआ? तो 1913 में। तिथि की बात करें तो अश्विनी शुद्धि पूर्णिमा को। दोस्तों इस सम्मेलन पर अंग्रेजों द्वारा गोलियां चलाई गई। इसमें हजारों आदिवासी शहीद हो गए। इस आंदोलन में हजारों आदिवासी शहीद हो गए। गोविंद गुरु के द्वारा चलाए गए इस आंदोलन को हम भगत आंदोलन भी कहते हैं। तो दोस्तों भगत आंदोलन ये किसके द्वारा चलाया गया? तो आपका राइट आंसर होना चाहिए दोस्तों गोविंद गुरु के द्वारा भगत आंदोलन। हजारों आदिवासी शहीद हुए। गोविंद गुरु के द्वारा चलाए गए इस आंदोलन को दोस्तों हम क्या कहते हैं? भगत आंदोलन। बात करें भगत आंदोलन ये किसके द्वारा चलाया गया? तो गोविंद गुरु के द्वारा। अब बात करते हैं आदिवासियों का दूसरा मसीहा ये किसे कहते हैं दोस्तों हम? तो मोतीलाल तेजावत को। दोस्तों बात करें चित्तौड़गढ़ के मातृकुंडिया नामक स्थान की। चित्तौड़गढ़ के मातृकुंडिया नामक स्थान की यहाँ पर किसान कब संगठित हुए या किसके नेतृत्व में संगठित हुए? तो मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में। नेक्स्ट देखें तो एक ही आंदोलन ये किसके द्वारा चलाया गया? बात करते हैं एक ही आंदोलन की। तो दोस्तों एक ही आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया? तो मोतीलाल तेजावत के द्वारा। नेक्स्ट देखिए उदयपुर के महाराणा को भेजी 21 सूत्रीय मांगे। तो ये किसके द्वारा भेजी गई दोस्तों? 21 सूत्रीय मांगे तो मोतीलाल तेजावत के द्वारा। और उदयपुर के महाराणा को 21 सूत्रीय मांगे किसके द्वारा भेजी गई? तो इसका राइट आंसर है मोतीलाल तेजावत के द्वारा, जिसे हम दोस्तों मेवाड़ पुकार के नाम से भी। उदयपुर के महाराणा को भेजी गई 21 सूत्रीय मांगे। मोतीलाल तेजावत ने 21 सूत्रीय मांगे ये किसको भेजी? उदयपुर के महाराणा को। दोस्तों ये 21 सूत्रीय मांगों को हम किस नाम से पुकारते हैं? मेवाड़ पुकार के नाम से। महाराणा ने इनमें से दोस्तों 21 मांगों में से 18 मांगे मान ली गई। मोतीलाल तेजावत ने 21 सूत्रीय मांगी ये किसको भेजी? उदयपुर के महाराणा को। दोस्तों ये 21 सूत्रीय मांगों को हम किस नाम से पुकारते हैं? मेवाड़ पुकार के नाम से। महाराणा ने इनमें से दोस्तों 21 मांगों में से 18 मांगे मान ली गई। नेक्स्ट देखें तो देवल, डूंगरपुर, बांसवाड़ा इन स्थानों पर बिलों को संगठित करने का कार्य किनके द्वारा किया गया? तो भोगीलाल पांड्या और हरिदेव जोशी। नेक्स्ट देखिए देवल, डूंगरपुर, बांसवाड़ा के बिलों को किसके द्वारा संगठित किया गया? तो भोगीलाल पांड्या और हरिदेव जोशी के द्वारा। अब नेक्स्ट आता है दोस्तों मीणा जनजाति आंदोलन, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं दोस्तों। मीणा जनजाति आंदोलन। तो चौकीदार मीणा का कार्य क्या था दोस्तों? अंग्रेजी शासन के समय शांति व्यवस्था स्थापित करना। बदले में उन्हें दोस्तों गांव वालों से चौथ वसूला जाता था। चौथ वसूला करते थे कौन? चौकीदार मीणा। चौकीदार मीणा इनका कार्य क्या था दोस्तों? अंग्रेजी शासनकाल में शांति व्यवस्था स्थापित करना। इसके बदले में गांव वालों से चौथ वसूला करते थे वो। नेक्स्ट देखें तो क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों।
क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट ये कब आया? तो 1924 में। ये किस आंदोलन से संबंधित है? मीणा जनजाति आंदोलन से। क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1924। नेक्स्ट देखिए, मीणा जाति में असंतोष का प्रमुख कारण क्या था? जयराम पेशा कानून, जिसे 1952 में समाप्त कर दिया गया। तो जयराम पेशा कानून समाप्त कब हुआ? 1952 में। जबकि क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट ये कब आया दोस्तों? 1924 में। चौकीदार मीणा, इनका कार्य क्या था दोस्तों? अंग्रेजी शासनकाल में शांति व्यवस्था स्थापित करना। इसके बदले में गांव वालों से चौथ वसूला करते थे वो। नेक्स्ट देखिए, तो क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों। क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट ये कब आया? तो 1924 में। ये किस आंदोलन से संबंधित है? मीणा जनजाति आंदोलन से। क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट 1924। नेक्स्ट देखिए, मीणा जाति में असंतोष का प्रमुख कारण क्या था? जयराम पेशा कानून, जिसे 1952 में समाप्त कर दिया गया। तो जयराम पेशा कानून समाप्त कब हुआ? 1952 में। जबकि क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट ये कब आया दोस्तों? 1924 में। मीणा जनजाति में, मीणा जनजाति के एक वर्ग को अंग्रेजी शासनकाल में शांति व्यवस्था की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। ये मीणा चौकीदारी करते थे और बदले में गांव वालों से चौथ वसूला करते थे। ये मीणा चौकीदार मीणा कहलाए। राज्य में होने वाली चोरी डकैती के लिए अक्सर इन्हें जिम्मेदार ठहराया जाने लगा और किसी चोरी का माल बरामद न होने पर मीणाओं से उस माल की कीमत वसूली जाने लगी। कुछ लोग आपराधिक कार्यों में संलग्न होने लगे। सरकार ने 1924 में क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट पास किया। इसके तहत 12 वर्षों से अधिक आयु के मीणा जाति के लोगों को प्रतिदिन समीप के थाने में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी पड़ती थी या उन्हें पाबंद कर दिया गया। इस कारण से मीणाओं में असंतोष फैलने लगा और मीणा समाज में व्याप्त बुराइयां जयराम पेशा जैसी कठोर कानून को हटवाने और चौकीदारी प्रथा समाप्त करने के लिए उन्होंने आंदोलन का रास्ता अपनाया। और आज़ादी के बाद सन 1952 की बात है, तो 1952 में जाकर जयराम पेशा कानून समाप्त हुआ। ये था दोस्तों मीणा जनजाति आंदोलन। बात करते हैं प्रमुख जननायकों में सेठ दामोदर राठी की। तो दोस्तों सेठ दामोदर राठी, इनका जन्म कब हुआ या कहाँ हुआ दोस्तों? तो बात करते हैं, उनका जन्म मारवाड़ में पोखरण नामक स्थान पर हुआ। नेक्स्ट देखें, तो उनकी मित्रता किससे थी दोस्तों? तो स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख सेनानी गोपाल सिंह खरवा एक क्रांतिकारी थे, उनसे इनकी मित्रता थी। राठी ने क्रांति में दोस्तों क्रांतिकारियों को आर्थिक सहायता दी थी। सेठ दामोदर राठी ने 1921 में बात करें दोस्तों, तो ब्यावर में 1921 में इन्होंने आर्य समाज की नींव राठी जी के द्वारा रखी गई। तो सेठ दामोदर राठी के बारे में हमने पढ़ा। उनका जन्म कब हुआ या कहाँ हुआ? तो मारवाड़ पोखरण नामक स्थान पर। उनके फ्रेंड कौन थे, उनके मित्र? तो गोपाल सिंह खरवा, वे क्रांतिकारी थे। राठी जी ने क्रांतिकारियों को आर्थिक सहायता दी तथा 1921 में ब्यावर में आर्य समाज की नींव ये किसके द्वारा रखी गई? सेठ दामोदर राठी के द्वारा। ये थे दोस्तों सेठ दामोदर राठी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट फैक्ट्स और क्वेश्चंस। अब बात करते हैं ठाकुर जोरावर सिंह बारठ की। ठाकुर जोरावर सिंह बारठ। बात करते हैं प्रमुख जननायकों में सेठ दामोदर राठी की। तो दोस्तों सेठ दामोदर राठी, इनका जन्म कब हुआ या कहाँ हुआ दोस्तों? तो बात करते हैं, उनका जन्म मारवाड़ में पोखरण नामक स्थान पर हुआ। नेक्स्ट देखें, तो उनकी मित्रता किससे थी दोस्तों? तो स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख सेनानी
गोपाल सिंह खरवा एक क्रांतिकारी थे, उनसे इनकी मित्रता थी। राठी ने क्रांति में दोस्तों क्रांतिकारियों को आर्थिक सहायता दी थी। सेठ दामोदर राठी ने 1921 में बात करें दोस्तों तो ब्यावर में 1921 में इन्होंने आर्य समाज की नींव राठी जी के द्वारा रखी गई। तो सेठ दामोदर राठी के बारे में हमने पढ़ा। उनका जन्म कब हुआ या कहाँ हुआ, तो मारवाड़ पोखरण नामक स्थान पर। उनके फ्रेंड कौन थे, उनके मित्र, तो गोपाल सिंह खरवा, वे क्रांतिकारी थे। राठी जी ने क्रांतिकारियों को आर्थिक सहायता दी तथा 1921 में ब्यावर में आर्य समाज की नींव ये किसके द्वारा रखी गई, सेठ दामोदर राठी के द्वारा। ये थे दोस्तों सेठ दामोदर राठी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट फैक्ट्स और क्वेश्चंस। अब बात करते हैं ठाकुर जोरावर सिंह बारठ की। ठाकुर जोरावर सिंह बारठ। अब बात करते हैं ठाकुर जोरावर सिंह की। जोरावर सिंह बारठ चांदनी चौक में हार्डिंग पर बम कांड में दोस्तों रास बिहारी बोस के ये साथ थे ठाकुर जोरावर सिंह बारठ। कोटा सरकार और बिहार सरकार ने इन पर भारी इनाम रखा। इनकी मृत्यु कब हुई थी, 1939 में। तो ठाकुर जोरावर सिंह का संबंध किससे है, हार्डिंग बम कांड से। वे रास बिहारी बोस के साथ थे इस कांड में। चांदनी चौक में हार्डिंग पर जो बम फेंका गया उसमें रास बिहारी बोस के साथ कौन थे, ठाकुर जोरावर सिंह बारठ। कोटा और बिहार सरकार ने इन पर भारी इनाम रखा। इनकी मृत्यु हुई थी 1939 ईस्वी में। नेक्स्ट देखिए कुंवर प्रताप सिंह। कुंवर प्रताप सिंह ये कैसे सिंह के पुत्र थे। कुंवर प्रताप सिंह रास बिहारी बोस के ये सहयोगी थे दोस्तों। इन्हें बरेली जेल में रखा गया और ये बरेली जेल में दोस्तों शहीद हुए थे। तो कुंवर प्रताप सिंह से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं। कुंवर प्रताप सिंह ये किसके पुत्र थे, तो केसरी सिंह के। रास बिहारी बोस के सहयोगी थे। इन्हें दोस्तों किस जेल में रखा गया, तो इसका राइट आंसर है बरेली जेल में। वहीं पे इनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट देखिए कुंवर प्रताप सिंह। कुंवर प्रताप सिंह ये कैसे सिंह के पुत्र थे। कुंवर प्रताप सिंह रास बिहारी बोस के ये सहयोगी थे दोस्तों। इन्हें बरेली जेल में रखा गया और ये बरेली जेल में दोस्तों शहीद हुए थे। तो कुंवर प्रताप सिंह से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं। कुंवर प्रताप सिंह ये किसके पुत्र थे, तो केसरी सिंह के। रास बिहारी बोस के सहयोगी थे। इन्हें दोस्तों किस जेल में रखा गया, तो इसका राइट आंसर है बरेली जेल में। वहीं पे इनकी मृत्यु हो गई थी। ये थे कुंवर प्रताप सिंह से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट बातें। नेक्स्ट चले। नेक्स्ट प्रमुख जननायक है दोस्तों राव गोपाल सिंह खरवा। राजस्थान में सशस्त्र क्रांति का कार्य ये किसे सौंपा गया, तो राव गोपाल सिंह खरवा को। इन्हें दोस्तों टाटगढ़ में नज़रबंद किया गया, लेकिन वहाँ ये दोस्तों कुछ दिनों रहने के बाद ये वहाँ से लापता हो गए। लेकिन बाद में ये सलेमाबाद में पकड़े गए और फिर उन्हें किस जेल में रखा गया, तो तिहाड़ जेल में। किस जेल में रखा गया दोस्तों, तो तिहाड़ जेल में रखा गया। 1920 में दोस्तों ये रिहा हुए। नेक्स्ट प्रमुख जननायक है दोस्तों राव गोपाल सिंह खरवा। राजस्थान में सशस्त्र क्रांति का कार्य ये किसे सौंपा गया, तो राव गोपाल सिंह खरवा को। इन्हें दोस्तों टाटगढ़ में नज़रबंद किया गया, लेकिन वहाँ ये दोस्तों कुछ दिनों रहने के बाद ये वहाँ से लापता हो गए। लेकिन बाद में ये सलेमाबाद में पकड़े गए और फिर उन्हें किस जेल में रखा गया, तो तिहाड़ जेल में। किस जेल में रखा गया दोस्तों, तो तिहाड़ जेल में रखा गया। 1920 में दोस्तों ये रिहा हुए। राव गोपाल सिंह खरवा के बारे में हमने क्या देखा दोस्तों, ये राजस्थान में सशस्त्र क्रांति का कार्य किसे सौंपा गया। राजस्थान में सशस्त्र क्रांति का कार्य गोपाल सिंह खरवा को। उन्हें टाटगढ़ जेल में
या टोडगढ़ जेल में नज़रबंद किया गया। कुछ दिनों के बाद ये वहाँ से लापता हो गए और सलेमाबाद में पकड़े गए। इसके बाद इन्हें कहाँ भेजा गया दोस्तों? तिहाड़ जेल में। लेकिन ये 1920 में रिहा हो गए और अपना शेष जीवन इन्होंने रचनात्मक कार्यों में बिताया। ये थे दोस्तों राव गोपाल सिंह खरवा के बारे में महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट जानकारी। नेक्स्ट देखिए अर्जुन लाल सेठी। अर्जुन लाल सेठी का जन्म कहाँ हुआ? जयपुर में। वर्धमान विद्यालय की स्थापना ये किसके द्वारा की गई? तो अर्जुन लाल सेठी के द्वारा। दोस्तों अर्जुन लाल सेठी एक महान विद्वान भी थे। उन्हें अंग्रेजी, फारसी, संस्कृत और अरबी और पाली भाषा का ज्ञान था। वे अंग्रेजी, फारसी, संस्कृत, अरबी और पाली भाषा के अच्छे ज्ञाता थे। रास बिहारी बोस बाद में अपने जीवन में रास बिहारी बोस से संपर्क में आए और राजस्थान में सशस्त्र क्रांति की बागडोर ये किसके द्वारा संभाली गई? अर्जुन लाल सेठी के द्वारा। नेक्स्ट देखिए अर्जुन लाल सेठी। अर्जुन लाल सेठी का जन्म कहाँ हुआ? जयपुर में। वर्धमान विद्यालय की स्थापना ये किसके द्वारा की गई? तो अर्जुन लाल सेठी के द्वारा। दोस्तों अर्जुन लाल सेठी एक महान विद्वान भी थे। उन्हें अंग्रेजी, फारसी, संस्कृत और अरबी और पाली भाषा का ज्ञान था। वे अंग्रेजी, फारसी, संस्कृत, अरबी और पाली भाषा के अच्छे ज्ञाता थे। रास बिहारी बोस बाद में अपने जीवन में रास बिहारी बोस से संपर्क में आए और राजस्थान में सशस्त्र क्रांति की बागडोर ये किसके द्वारा संभाली गई? अर्जुन लाल सेठी के द्वारा। अर्जुन लाल सेठी इनका जन्म कहाँ हुआ था? जयपुर में। वर्धमान विद्यालय इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई? तो अर्जुन लाल सेठी के द्वारा। अर्जुन लाल सेठी दोस्तों अंग्रेजी, फारसी, संस्कृत, अरबी और पाली भाषा के अच्छे ज्ञाता थे। वे अपने क्रांतिकारी जीवन में रास बिहारी बोस से संपर्क में आए और राजस्थान में सशस्त्र क्रांति की बागडोर ये किसके द्वारा संभाली गई? अर्जुन लाल सेठी जी के द्वारा। और अन्य जानकारी के लिए दोस्तों आप लोग वीडियो देख सकते हैं अर्जुन लाल सेठी का। नेक्स्ट है केसरी सिंह बारट। राजस्थान में सशस्त्र क्रांति से जुड़े विशेष प्रभाव इन स्थानों पर था इनका: उदयपुर, जोधपुर और बीकानेर पर। बात करें चेतावनी राग चुंगटिया नामक सोरठे ये किसके द्वारा लिखे गए? केसरी सिंह बारट के द्वारा। मेवाड़ के महाराणा को दोस्तों ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सचेत करना उनका लक्ष्य था, इसीलिए उन्होंने चेतावनी राग चुंगटिया नामक सोरठे लिखे। केसरी सिंह बारट के बारे में दोस्तों आप लोग वीडियो जाकर देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। देखिए दोस्तों प्रमुख जननायक गोविंद गुरु। गोविंद गुरु इनका संबंध दोस्तों डूंगरपुर बंजारा परिवार से था। दयानंद सरस्वती से ये प्रभावित थे। आदिवासियों को संगठित किया तो किन किन स्थानों पर इन्होंने किन किन स्थानों से आदिवासियों को संगठित किया? तो वो स्थान थे दोस्तों डूंगरपुर, बांसवाड़ा, दक्षिण मेवाड़, सिरोही, गुजरात और मालवा क्षेत्र से इन्होंने आदिवासियों को संगठित किया और उनमें जनजागृति फैलाई। नेक्स्ट देखें तो 1903 में संप सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? गोविंद गुरु के द्वारा। संप का अर्थ क्या होता है दोस्तों? संप एक राजस्थानी भाषा का शब्द है। इसका अर्थ होता है संयुक्त का प्रेम या बंधुत्व। दोस्तों गोविंद गुरु के बारे में आप विस्तार से और लोग वीडियो भी देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर देखिए दोस्तों गोविंद गुरु। नेक्स्ट देखिए गोविंद गुरु। तो इनके बारे में दोस्तों हमने क्या देखा कि ये डूंगरपुर बंजारा परिवार से संबंधित थे। दयानंद सरस्वती से ये प्रभावित थे। साथ ही आदिवासियों को दोस्तों डूंगरपुर, बांसवाड़ा, दक्षिण मेवाड़, सिरोही और गुजरात मालवा के आदिवासियों को इन्होंने संगठित किया और उनमें जनजागृति फैलाई। बात करें 1903 की तो 1903 में इन्होंने संप सभा की स्थापना की। अब बात करते हैं संप। तो दोस्तों संप राजस्थानी भाषा का शब्द है। इसका अर्थ क्या होता है? संयुक्त प्रेम या संयुक्त बंधुत्व। अब बात करते हैं दोस्तों कुछ प्रजामंडलों की, जैसे बीकानेर प्रजामंडल। सबसे पहले देखते हैं बीकानेर प्रजामंडल। इसकी स्थापना कब हुई? तो 1936 में। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 1936 में। इसके संस्थापक सदस्य कौन कौन थे दोस्तों? तो मंगाराम वेद और लक्ष्मण स्वामी। मंगाराम वेद
और लक्ष्मण स्वामी, इनका संबंध दोस्तों किस प्रजामंडल से था? बीकानेर प्रजामंडल से। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 1936 में। नेक्स्ट देखें तो बीकानेर प्रजामंडल का खुला अधिवेशन ये कब आयोजित हुआ? तो सबसे पहले बात करते हैं बीकानेर प्रजामंडल का खुला अधिवेशन, ये रायसिंह नगर में हुआ दोस्तों। ये कब आयोजित हुआ? तो 1946 में। ये कब आयोजित हुआ? 1946 में। अब बात करते हैं दोस्तों कुछ प्रजामंडलों की, जैसे बीकानेर प्रजामंडल। सबसे पहले देखते हैं बीकानेर प्रजामंडल, इसकी स्थापना कब हुई? तो 1936 में। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 1936 में। इसके संस्थापक सदस्य कौन कौन थे दोस्तों? तो मंगाराम वेद और लक्ष्मण स्वामी। मंगाराम वेद और लक्ष्मण स्वामी, इनका संबंध दोस्तों किस प्रजामंडल से था? बीकानेर प्रजामंडल से। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 1936 में। नेक्स्ट देखें तो बीकानेर प्रजामंडल का खुला अधिवेशन ये कब आयोजित हुआ? तो सबसे पहले बात करते हैं बीकानेर प्रजामंडल का खुला अधिवेशन, ये रायसिंह नगर में हुआ दोस्तों। ये कब आयोजित हुआ? तो 1946 में। ये कब आयोजित हुआ? 1946 में। नेक्स्ट देखते हैं कोटा प्रजामंडल या हड़ौती प्रजामंडल, इसकी स्थापना कब की गई कोटा प्रजामंडल की? तो 1939 में। संस्थापक सदस्यों की बात करें तो अभिन्न हरि, तनसुख लाल, अभिन्न हरि और तनसुख लाल, इसका संबंध किस प्रजामंडल से है? तो कोटा प्रजामंडल के संस्थापक सदस्य थे। कोटा प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? मई 1939 में। और किनके द्वारा की गई? तो अभिन्न हरि और तनसुख लाल के द्वारा। नेक्स्ट देखें तो कोटा प्रजामंडल के कार्यकर्ताओं ने भारत छोड़ो आंदोलन में भी सक्रिय भूमिका निभाई अपनी। कोटा प्रजामंडल के कार्यकर्ताओं ने दोस्तों किस आंदोलन में भाग लिया? तो भारत छोड़ो आंदोलन में भी भाग लिया। ये थे कोटा प्रजामंडल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। नेक्स्ट देखते हैं कोटा प्रजामंडल या हड़ौती प्रजामंडल, इसकी स्थापना कब की गई कोटा प्रजामंडल की? तो 1939 में। संस्थापक सदस्यों की बात करें तो अभिन्न हरि, तनसुख लाल, अभिन्न हरि और तनसुख लाल, इसका संबंध किस प्रजामंडल से है? तो कोटा प्रजामंडल के संस्थापक सदस्य थे। कोटा प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? मई 1939 में। और किनके द्वारा की गई? तो अभिन्न हरि और तनसुख लाल के द्वारा। नेक्स्ट देखें तो कोटा प्रजामंडल के कार्यकर्ताओं ने भारत छोड़ो आंदोलन में भी सक्रिय भूमिका निभाई अपनी। कोटा प्रजामंडल के कार्यकर्ताओं ने दोस्तों किस आंदोलन में भाग लिया? तो भारत छोड़ो आंदोलन में भी भाग लिया। देखिए प्रजामंडल, तो प्रजामंडल का अर्थ क्या होता है? प्रजा का मंडल या प्रजा का संगठन। राजस्थान में प्रजामंडलों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रजामंडलों के गठन की मांग ये सर्वप्रथम दोस्तों किसके द्वारा की गई? तो जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। नेक्स्ट है मारवाड़ प्रजामंडल, इसकी स्थापना कब की गई? जोधपुर में 1934 में। किनके द्वारा? तो जयनारायण व्यास जी के द्वारा मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1934 में की गई। इसके अध्यक्ष, मारवाड़ प्रजामंडल का अध्यक्ष किन्हें बनाया गया? तो भंवरलाल सराफ को। नेक्स्ट आता है मारवाड़ लोक परिषद की बात करें तो दोस्तों मारवाड़ लोक परिषद, इसकी स्थापना कब की गई? 1938 में। मारवाड़ लोक परिषद, इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो रणछोड़ दास गट्टानी को। तो हमने क्या देखा दोस्तों? नेक्स्ट देखिए जयपुर प्रजामंडल, इसकी स्थापना कब की गई? 1931 में हुई जयपुर प्रजामंडल की, कपूरचंद पाटनी और जमनालाल बजाज के द्वारा। दोस्तों ये राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल था। तो राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल कौन सा था? जयपुर प्रजामंडल। इसकी स्थापना 1931 में हुई। बात करते हैं दोस्तों जयपुर प्रजामंडल के पुनर्गठन की। तो जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन कब हुआ? 1936 में किया गया जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन। अन्य सदस्य देखें
तो चिरंजी लाल, इनका संबंध भी दोस्तों जयपुर प्रजामंडल से था। 1938 की बात करें तो इसका प्रथम अधिवेशन ये जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में हुआ। इसका प्रथम अधिवेशन कब हुआ? 1938 में जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में। बात करें मुख्य मांग की तो जयपुर प्रजामंडल की मुख्य मांग क्या थी दोस्तों? उत्तरदायी शासन की स्थापना। नेक्स्ट देखिए जयपुर प्रजामंडल, इसकी स्थापना कब की गई? 1931 में हुई जयपुर प्रजामंडल की कपूरचंद पाटनी और जमनालाल बजाज के द्वारा। दोस्तों ये राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल था। तो राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल कौन सा था? जयपुर प्रजामंडल। इसकी स्थापना 1931 में हुई। बात करते हैं दोस्तों जयपुर प्रजामंडल के पुनर्गठन की। तो जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन कब हुआ? 1936 में किया गया जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन। अन्य सदस्य देखें तो चिरंजी लाल, इनका संबंध भी दोस्तों जयपुर प्रजामंडल से था। 1938 की बात करें तो इसका प्रथम अधिवेशन ये जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में हुआ। इसका प्रथम अधिवेशन कब हुआ? 1938 में जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में। बात करें मुख्य मांग की तो जयपुर प्रजामंडल की मुख्य मांग क्या थी दोस्तों? उत्तरदायी शासन की स्थापना। नेक्स्ट देखिए दोस्तों मेवाड़ प्रजामंडल। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई थी दोस्तों 24 अप्रैल 1936 में। इसके अध्यक्ष थे बलवंत सिंह मेहता जी। नेक्स्ट देखिए दोस्तों मेवाड़ प्रजामंडल। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई थी दोस्तों 24 अप्रैल 1936 में। इसके अध्यक्ष थे बलवंत सिंह मेहता जी। बेगार, अब दोस्तों कुछ देखते हैं शब्दावली। तो बेगार क्या होती है? बिना मजदूरी के बलपूर्वक करवाया जाने वाला काम, ये क्या कहलाता है दोस्तों? बेगार। बात करें सत्याग्रह की तो दोस्तों सत्याग्रह क्या है? सत्य के लिए किया गया हट या आग्रह, ये सत्याग्रह कहलाता है। अब बात करते हैं लाग बाग। तो ये क्या थी दोस्तों? जमींदारों द्वारा अपनी जनता से लिया जाने वाला लागत कर। और बेगार ये क्या कहलाती थी? लाग बाग। अब बात करते हैं चौरी कर की। तो जनता से बेटी की शादी पर जागीरदार द्वारा लिया जाने वाला कर, ये चौरी कर कहलाता था। ये दोस्तों 5 रुपये था। बात करें कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। चेतावनीराव चुंगटिया नामक प्रसिद्ध सोरठे ये किसके द्वारा लिखे गए? ऑप्शन ए केसरी सिंह बारड, ऑप्शन बी अर्जुनलाल सेठी, ऑप्शन सी जोरावर सिंह बारड, ऑप्शन डी राव गोपाल सिंह खरवा। अपना आंसर कमेंट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों राव सवाई कसन सिंह के समय बिजौलिया की जनता से लागतें ली जाती थी 48 प्रकार की। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी 84 प्रकार की, ऑप्शन सी 88 प्रकार की, ऑप्शन डी 44 प्रकार की। अपना आंसर कमेंट करें। दोस्तों ये थी आज की महत्वपूर्ण क्लास। तो जीके टेक स्टडी को फॉलो करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैं ओपी कुमावत। जय हिंद, जय भारत।